गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.5 चल रही है। प्रश्नावली 3.5 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधियों के अंदर हमने 3 विधियों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम तीनों मेथडों में से जो हमें यहाँ पर अच्छा लगे वह मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला पार्ट क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक छात्र है, वो एक छात्रावास में रहता है। तो यहाँ पर जो एक महीने का या मासिक जो व्यय है उसका तो एक भाग है, वो तो क्या है, नियत है। जबकि वह छात्र प्रतिदिन जो भोजन लेता है उसका जो खर्चा है वो क्या है, डेली से अलग लगता है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए क्या है, अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन के लिए यहाँ पर छात्रावास को 1,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्वप्रथम हमें नियत जो व्यय है और प्रतिदिन का जो यहाँ पर खर्चा है या व्यय है उसको मानना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। माना कि एक छात्रावास में भोजन करने वाले छात्र के लिए नियत व्यय है उसको हमने x रुपये मान रखा है तथा प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वो हमने यहाँ पर y रुपये माना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 20 दिन के भोजन के लिए दिया गया भुगतान। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ए छात्र है वो हॉस्टल के अंदर या छात्रावास के अंदर 20 दिन रहता है। तो यहाँ पर जो 20 दिन के लिए यहाँ पर जो खर्चा होगा उसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नियत व्यय या जो निश्चित जो खर्चा है उसके अंदर हम प्रतिदिन का जो खर्चा है उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नियत जो यहाँ पे वे है उसको हमने x रुपये मान रखा है, प्लस का चिन्ह। और एक दिन का जो यहाँ पर प्रतिदिन का जो मूल्य है वो यहाँ पर y रुपये मान रखा है हमने। तो यहाँ पर 20 दिन यहाँ पर विद्यार्थी ए छात्रावास के अंदर रहा है। तो यहाँ पर हम 20 को y से क्या कर देंगे, गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मूल्य है वो हमारे पास दिया गया है। 20 दिन के लिए जो ए विद्यार्थी ने यहाँ पर जो खर्चा दिया गया है वो 1,000 रुपये चुकाए हैं उसने। तो देखिए स्टूडेंट्स, परंतु विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करने के लिए 1,000 रुपये चुकाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ए के द्वारा यहाँ पर जो टोटल रकम दी गई है वो यहाँ पर 1,000 रुपये यहाँ पर चुकाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए x प्लस 20y बराबर 1,000 और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 26 दिन के भोजन के लिए दिया गया भुगतान बराबर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नियत व्यय प्लस 26 दिन के भोजन का मूल्य।
और यहाँ पर इसका जो मूल्य निकल कर आएगा वो देखिए स्टूडेंट्स, नियत व्यय हमारा क्या है, x है, और यहाँ पर हमें 26 दिन के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 26y कर देंगे, 26y कर देंगे, क्योंकि एक दिन का जो मूल्य है वो y रुपये है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, परंतु विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करने के 1180 रुपये चुकाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो बी विद्यार्थी है वो 26 दिनों के लिए 1180 रुपये यहाँ पर चुकाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए x प्लस 26y बराबर 1180, और इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कौन से भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं विलोपन विधि की सहायता से हल करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पे, 2 में से 1 को घटाने पे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। उसके बाद में यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, तो x से x को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 6y और माइनस 180 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 6y बराबर 180, तो y बराबर 180 बटा 6। तो यहाँ पर y का जो मान निकल कर आया है वो 30 निकल कर आया है, और y के इस मान को हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के अंदर रखकर यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, y बराबर जो हमने 30 मान प्राप्त किया है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट के अंदर रखने पे x प्लस 20 गुणा 30 और बराबर 1000, तो x प्लस यहाँ पे 600 बराबर 1000। तो यहाँ पर x का जो मान निकल कर आया है वो 400 निकल कर आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नियत व्यय या जो छात्रावास का यहाँ पर नियत व्यय है वो तो 400 रुपये है। कितना रुपये है, 400 रुपये है, जबकि प्रतिदिन भोजन करने का जो यहाँ पर खर्चा है छात्रावास का वो 30 रुपये है। कितना रुपये है, 30 रुपये। तो अतः हम अंत में कह सकते हैं कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर यहाँ पर हम 400 रुपये लिख देंगे, और प्रतिदिन भोजन का व्यय है वो 30 रुपये लिख देंगे। अतः इस प्रकार हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न से संबंधित हमने पूर्व भी कुछ क्वेश्चन हल किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें भिन्न को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। तो भिन्न बराबर देखिए स्टूडेंट्स x बटा y। तो और उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या बोला गया, जब भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है, 1 क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास जो मूल भिन्न हमने मान रखी है वो x बटा y है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंश में से 1 को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्नानुसार x माइनस 1 और बटा y और बराबर 1/3। अब उसके बाद में यहाँ पर हम वज्र गुणा कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3x माइनस 3 बराबर y। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और इसे इक्वेशन हमें फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें द्वितीय शर्त है वो क्या दी गई है, इसी प्रकार जब भिन्न के
हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न के अंदर हमें हर के अंदर क्या करना है, 8 है, जोड़ना है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारी मूल भिन्न है वो क्या है, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारी मूल भिन्न है वो x/y है, और यहाँ पर हर के अंदर हमें क्या करना है, 8 को ऐड करना है। तो उसके बाद में वह भिन्न 1/4 हो जाती है। उसके बाद में वही काम यहाँ पर हम वज्र गुणा कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करने के 3 मेथड है। जो मेथड हमें अच्छा लगे उस मेथड से हम इसको सरलीकरण कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर y के जो गुणांक है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर y के जो गुणांक समान होने की वजह से यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाता हूँ। तो यहाँ पर 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y से y को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर x, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स -5 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान है वो 5 निकल कर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, x के इस मान को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के अंदर रखकर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर 5, इस मान को मैं समीकरण सेकंड के अंदर पुट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, 20 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान है वो 12 निकल कर आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अतः वह भिन्न, और वह भिन्न क्या हो जाएगी मित्रों, यहाँ पे 5/12, जो हमने पूर्व के अंदर अंश और हर का मान माना था, तो वहाँ पर हम x और y के मान पुट कर देंगे। तो x का मान 5 और y का मान यहाँ पे 12 है, तो वह भिन्न हमारे पास 5/12 प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से उत्तर की जांच करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन इसके अंदर हम मान रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह मैं 5 मान पुट करता हूँ, तो 5 माइनस 1 और बट्टे y का जो मान है मेरे पास 12 है। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे 1/3 प्राप्त होना चाहिए हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4/12, इसको जब हम यहाँ पर सरलीकरण करते हैं तो 1/3 ही हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने हल ज्ञात किए है वो सत्य है। तो इस प्रकार हमने पार्ट सेकंड का भी हल जान लिए। उसके बाद में पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने % थे, और ये क्वेश्चन है वो बोर्ड के अंदर 2014 के अंदर यहाँ पर 6 नंबर के अंदर पूछा गया है। 2014 के अंदर 6 नंबर का पूछा गया है, क्योंकि 2014 के अंदर यही सिलेबस लगता था मित्रों। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज किया गया था, 40 की जगह वहाँ पर बोर्ड के अंदर 65 मान था, और 3 की जगह 5 था, और 1 की जगह वहाँ पर 2 मान था, और 4 की जगह यहाँ पे 3 था, और 2 की जगह 1 था यहाँ पे, और 50 की जगह 40 था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो केवल और केवल तरीके पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो यहाँ पर जो मेथड है उसी पे फोकस करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है उसको किस प्रकार से हल करते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पे आपको पूरा फोकस लगाना है। तो ये मेरी तरफ से VIP पर्सन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या है वो माननी पड़ेगी। माना कि यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या उसको हमने x माना है, और यश द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या को हमने y माना है। तो यहाँ पर हमें
प्रथम शर्त दी गई है वो प्रश्नानुसार क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यश ने एक टेस्ट में या प्रथम टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो यहाँ पर इस लाइन को आपको यहाँ पर लिख देना होगा और लिखने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है उसको ही मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x माइनस वाई और बराबर यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स सही पर्सन यस द्वारा प्रथम टेस्ट में यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर 3x कर देंगे, 3 ही सही किए गए, जबकि 1% यहाँ पर गलत किया गया है या इसकी कटौती हो जाती है, तो सही में से हम गलत को यहाँ पर घटा देंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर शुद्ध अंक बचेंगे वो शेष रहेगा। तो यहाँ पर 40 अंक उसने अर्जित किए, तो 3x में से y को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 40, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में सेकंड या द्वितीय टेस्ट के अंदर उसने किस प्रकार से अंक अर्जित किए, देखिए स्टूडेंट्स, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो उसने जिसने है वो 50 अंक अर्जित किए। तो द्वितीय शर्तानुसार और द्वितीय शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें द्वितीय इक्वेशन भी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4x माइनस 2y बराबर 50, और इसे इक्वेशन हमें सेकंड मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कौन से भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं विलोपन विधि की सहायता से हल करता हूँ, और विलोपन विधि की सहायता से हल करने के लिए एक चर का गुणांक यहाँ पर हमें समान करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर गुणांक समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को तो यहाँ पर हमें 4 से गुणा करना होगा, जबकि इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर 3 से गुणा करना होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणा करने के बाद में 12x माइनस 4y बराबर 160, और इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, और इसको यहाँ पर 3 से गुणा करने पे देखिए स्टूडेंट्स 12x माइनस 6y बराबर 150, और इसे इक्वेशन नंबर हम 4 नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन 3 में से 4 को हम घटा देंगे, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। चिन्ह परिवर्तन करने पे यहाँ पर 12x पॉजिटिव है और 12x नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2y बराबर 10, और यहाँ से y का जो मान है वो 5 निकल कर आ जाता है मित्रों। y का मान कितना आएगा, 5, और y के इस मान को यहाँ पर हम कौन सी भी इक्वेशन के अंदर रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर y का मान मैं पुट कर देता हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो देखिए 3x माइनस 5 बराबर 40, 3x बराबर यहाँ पे 45, तो x का मान है वो 15 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सही प्रश्नों की संख्या है वो हमने x मानी थी, उसका मान 15 है, अतः सही प्रश्नों की संख्या 15 है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, और गलत प्रश्नों की संख्या को हमने y माना था, और y का मान यहाँ पर कितना है, 5। तो इस प्रकार प्रश्नों की कुल संख्या है वो 20 थी। प्रश्नों की कुल संख्या, और कुल संख्या के अंदर यहाँ पे 15 + 5, तो टोटल 20 प्रश्न थे। तो उसमें से यस ने जो सही प्रश्न किए वो 15 थे और गलत प्रश्नों की संख्या 5 थी। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।